हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर आपके सामने लेके आए एक एनर्जेटिक क्लास। जिस क्लास में आज हमें देखना है हमारी एक्सरसाइज 3.6, क्योंकि हमें हमारे जो 3.6 एक्सरसाइज के जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस थे वो हमारे पेंडिंग थे। आज हम उन्हें डील करने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमने एक्सरसाइज 3.6 में हमने देखा था इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब हमें यहाँ पर इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एंड होप सो स्टूडेंट्स कि आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अगर आपको कोई भी इश्यू है या कोई भी क्वेरीज है तो यू कैन आस्क मी। अब आपको यहाँ पर हमें वर्ड प्रॉब्लम देखनी है। तो वर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास ओनली 3 प्रॉब्लम्स है और इन 3 प्रॉब्लम्स को हमें यहाँ पर सबसे पहले उन्हें कॉन्सेप्चुअली समझना होगा। तो कॉन्सेप्चुअली अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो देखिए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम किसे कहते हैं। तो देखिए डाउन स्ट्रीम किसको कहते हैं कि अगर हम किसी चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि हम अप कर रहे हैं, यानी कि हम अप हो रहे हैं। बट हम किसी ढलान में आते हैं तो वो होता है हमारा डाउन। तो यानी कि यहाँ पर स्ट्रीम के रेस्पेक्ट में यहाँ पर बात की जा रही है। तो हम यहाँ पर पानी की बात करेंगे तो पानी में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होगा उसे हमें यहाँ पर समझना है। तो पानी के साथ जो डाउन स्ट्रीम होता है वो क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में अगर हमारी बोट है या हमारा स्विमर है वो उसी डायरेक्शन में जाता है तो वो होता है हमारा डाउन स्ट्रीम। मगर अप स्ट्रीम किसको बोलेंगे। सपोज वाटर का डायरेक्शन इधर से फ्लो हो रहा है और आपकी जो बोट है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि जो बोट है वो वाटर के फ्लो के डायरेक्शन के अगेंस्ट आ रही है, तो वो डायरेक्शन जो कहलाएगी वो हमारी कहलाएगी अप स्ट्रीम। तो स्टूडेंट्स इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर डायग्रामेटिक फॉर्म में देखते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि सपोज अगर ये हमारे पास एक रिवर है जिसमें वाटर का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, पानी का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ओके, नाउ यहां पर हमारे पास एक बोट है। ओके, यहां पर हमारे पास एक बोट है और हमने कहा कि जो हमारी बोट की जो स्पीड है वो स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और यहां पर जो वाटर है वाटर की जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर वाटर की स्पीड को हम यहाँ पे बोलेंगे स्पीड ऑफ द करंट। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ द करंट, यानी कि जो वाटर का जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है और बोट का जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमें जाना है अप स्ट्रीम। हमें कहा जाना है, अप स्ट्रीम जाना है, यानी कि अप स्ट्रीम यानी कि पानी का डायरेक्शन इस तरफ से होगा तो हमारी बोट इसके अगेंस्ट जाएगी, तो बोट का डायरेक्शन हमारा इस तरफ से होगा। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर हमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है कि हमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को बहुत ही स्मार्ट वे से हमें इसे अंडरस्टैंड करना है। तो ध्यान से सुनिए यहाँ पर क्या करना है हमें कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि जो हमारी बोट की स्पीड है वो हमेशा हमारे वाटर की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए और होनी भी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, कोई बताएगा आप में से। तो देखिए ध्यान देने वाला जो लॉजिक है वो लॉजिक क्या कहता है कि अगर हमारी बोट की स्पीड कम हुई और हमारी पानी की स्पीड ज्यादा हुई तो क्या होगा कि पानी जो है वो हमारी बोट को अपोज करेगा या नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पानी की स्पीड बहुत ज्यादा है और हमारी बोट की स्पीड कम है तो हमारा जो वाटर है वो वाटर हमारी बोट को क्या करेगा, फ्लो कर देगा, बिल्कुल डाउन स्ट्रीम ही लेके चला जाएगा। तो हमें अप करना है, अप स्ट्रीम करना है, यानी कि हमें हमारे बोट की स्पीड ज्यादा रखनी पड़ेगी। किसकी स्पीड से, वाटर की स्पीड से, तभी जाके हमारी बोट हमारे उस वाटर को कट कर पाएगी। तो अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है कि हमेशा बोट की स्पीड को हम यहाँ पर x से कंसिडर करेंगे और करंट की स्पीड है या हमारे वाटर की जो स्पीड है उस स्पीड को हम हमेशा y लेंगे। तो अब हमें क्या होगा कि देखिए बेसिकली हमारे पास ये इशू हमेशा हमारे पास आता है कि जब भी हमारे पास बहुत तेज हवा चलती है और हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा तेज हवा आ रही है और हमारी साइकिल की स्पीड कम है तो क्या होता है कि जो हवा के फ्लो की वजह से हम साइकिल को नहीं चला पाते, बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारी जो स्पीड है साइकिल की वो स्पीड क्या होती है, कम होती है हमारी एयर की स्पीड से। तो अब हमारे पास क्या होगा, हमें रुकना पड़ेगा, नहीं होगा तो क्या होगा, हवा आएगी हमारी साइकिल को उड़ा के लेके चली जाएगी। इसी तरह से पानी में भी सेम होगा। अगर हमारी बोट की स्पीड कम होगी और अगर हमारे
पानी की स्पीड ज्यादा होगी तो पानी आएगा और हमारी बोट को क्या करेगा, बहा के लेके चला जाएगा। तो यहाँ पर हमें अपोज करना है पानी की स्पीड को, तो हम हमारे बोट की स्पीड को ज्यादा लेंगे। इसी तरह से हम देखिए अपस्ट्रीम में क्या होगा कि अगर हमें ऊपर जाना है तो हमने हमारी पानी की स्पीड को हमने y माना है, बोट की स्पीड को हमने x माना है। तो क्या होगा, सपोज अगर ये 100 की स्पीड से चल रही है और पानी अगर 80 की स्पीड से आ रहा है, तो देखिए बोट की स्पीड हमारी 100 है, तो क्या करेगा, जो पानी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इससे क्या करेगा, अपोज करेगा। तो बोट जो है वो 20 किलोमीटर अप स्पीड से ही जा पाएगी, यानी कि यहाँ पर जब स्पीड होगी तो वो स्पीड क्या होगी, हमारी होगी x माइनस y किलोमीटर पर आवर। यानी कि अप स्ट्रीम स्पीड को हम जब भी कंसीडर करेंगे तो हम x माइनस वाई से लिखेंगे। और यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, बोट की स्पीड हमेशा ज्यादा रहनी चाहिए। अगर हमारे पास स्विमर है, अगर बोट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए रितु कैन रो, यानी कि रितु एक स्विमर है, तो रितु एक स्विमर है, तो यहाँ पर हमारे पास रितु की स्पीड हमें ज्यादा लेनी पड़ेगी। तो रितु की जो अपस्ट्रीम स्पीड होगी वो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगी। अब डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं, तो डाउन स्ट्रीम के केस में तो बहुत इजी है कि आपका वाटर का फ्लो भी इधर ही है, आपके बोट का फ्लो भी इधर ही है। तो देखिए सिंपल सा, अगर हम किसी ढलान वाली जगह पे जाते हैं तो क्या होता है, हमें हमारी कोई स्पीड लगानी नहीं पड़ती, हम ऑटोमेटिकली जाते हैं, क्योंकि वहां पर स्पीड हमें और इंक्रीजिंग वे में मिलती है। बट यही हम चढ़ाई करते हैं तो हमारी स्पीड हमारी क्या होती है, अपोज होती है। तो सिमिलरली यहाँ पर ये बोट की स्पीड अगर हमारी x किलोमीटर पर आवर है और वाटर की स्पीड अगर हमारी y किलोमीटर पर आवर है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होगी वो होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं कि अगर हम जिधर की डायरेक्शन में हमारी जो एयर फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में अगर हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, हमारी साइकिल फास्ट चलती है। बट अगर यही हम हवा के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम हमारी साइकिल चलाते हैं तो हमारी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। तो बेसिकली फंडामेंटल क्या कह रहा है कि x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर जो हमारी अपस्ट्रीम स्पीड होगी वो कम होगी, और डाउन स्ट्रीम स्पीड जो कि x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगी वो हमारी क्या होगी, फास्ट होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें इस क्वेश्चन को भी कुछ इसी तरह से डील करना है कि क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है, जो ध्यान से समझिएगा कि हमें रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। यहाँ पर ध्यान में देने वाली बात है कि रितु क्या कर रही है, डाउन स्ट्रीम यानी कि पानी के फ्लो के साथ ये हमारे पास वाटर है, और रितु की जो स्पीड है वो हमें कंसीडर ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या कहना है कि पानी के साथ अगर हम अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट जब भी आता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम दोनों का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो हमें रितु की स्पीड को ज्यादा लेना पड़ेगा। तो लेट द स्पीड ऑफ रितु इन रोइंग वाटर that is equal to x kilometer per hour, okay, and let the speed of current, क्वेश्चन ने हमें क्या पूछा है, स्पीड ऑफ rowing and speed of current। तो let the speed of current, करंट का मतलब वही हो गया आपका वाटर, दैट इज y किलोमीटर पर आवर। तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपको रितु की स्पीड पता है, करंट की स्पीड पता है, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, अप स्ट्रीम स्पीड जो होगी वो क्या होगी, रितु की स्पीड माइनस स्पीड ऑफ करंट, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगी, एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होगी, क्योंकि पानी के साथ साथ होगी, वो स्पीड जो हमारी होगी वो होगी x प्लस y किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर हमारे पास अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड दोनों ही कंसीडर हो चुकी है। तो यहां पर देखिए क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट और है, यहां पर जब भी स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस भी दे रखी है, डिस्टेंस हमें 20 किलोमीटर दे रखी है, टाइम में 2 hours दे रखा है, स्पीड की ये बात कर रहा है। तो जब भी क्वेश्चन स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में होता है तो ये क्वेश्चन हमेशा स्पीड, टाइम, डिस्टेंस रिलेशन से ही सॉल्व होते हैं। और टाइम का कॉन्सेप्ट हमें पता ही है कि t इज इक्वल टू, यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस
डिवाइड बाय स्पीड होता है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड होता है। तो अब हमें यहाँ पर डिस्टेंस दे रखी है और स्पीड हमें पता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा, जो ध्यान से समझना यहाँ पर कि अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ पर ये हमारी रिवर है, पानी की जो करंट का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ऋतु यहां पर है, ऋतु क्या कर रही है 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि इस डायरेक्शन में यहां से वो पानी के साथ साथ डाउन स्ट्रीम, तो डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर है। ओके, और डाउन स्ट्रीम है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड ऋतु की क्या होगी, x प्लस वाई होगी। तो जो स्पीड होगी वो होगी x प्लस वाई होगी, और जो टाइम यहाँ पर ऋतु को लग रहा है वो कितना लग रहा है, 2 आवर्स लग रहा है। तो ये हो गया 2 आवर्स, यानी कि डाउन स्ट्रीम के सारे पैरामीटर हमारे पास हैं। अब इसी तरह से अगर हम अप स्ट्रीम के पैरामीटर्स की बात करते हैं, तो ऋतु क्या कर रही है अप स्ट्रीम के केस में, यानी कि अगर वो यहां से ऊपर जाती है तो क्या कर रही है 4 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस जो है वो 4 किलोमीटर कवर कर रही है। और टाइम जो है वो कितना दे रखा है, यहाँ पर 2 आवर्स दे रखा है। और स्पीड जो है, क्योंकि अपस्ट्रीम है तो अपस्ट्रीम जो स्पीड होगी वो होगी आपकी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो देखिए सारे पैरामीटर्स हो गए हमारे पास। तो अब सारे पैरामीटर अगर हमारे पास हो चुके हैं, तो अब हमें सिर्फ क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है, और हमें इक्वेशन बनाते ही हमें हमारा आंसर यहां पर मिल जाएगा। तो देखिए पहला केस हमें क्या कह रहा है, 4 डाउन स्ट्रीम, हमारा रिलेशन क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमारा रिलेशन है। तो अब यहां पर टाइम देखिए, टाइम हमें कितना दे रखा है 2 आवर्स, टाइम हमें कितना लगा डाउन स्ट्रीम में 2 आवर्स, डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर, और स्पीड जो डाउन स्ट्रीम की है वो कितनी है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो इक्वेशन बन गई हमारे पास, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। तो ये हमारे पास हमारी पहली इक्वेशन बन गई। ओके, सेकंड हमारे पास क्या है, 4 अपस्ट्रीम, 4 अपस्ट्रीम क्या है हमारे पास, रिलेशन होगा वही रहेगा हमारे पास, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ओके, तो टाइम हमें कितना लगा 2 आवर्स ही लगा, देखिए टाइम हमें 2 आवर्स ही लगा है। डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने, सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर ही कवर की है। स्पीड क्या थी अपस्ट्रीम की, x माइनस वाई थी। तो यहां पर हमारे पास इक्वेशन बनेगी, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो देखिए दोनों लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं यहां पर कि आपको यहां पर क्या करना है, अप स्ट्रीम स्पीड आपको पता करनी है, डाउन स्ट्रीम स्पीड आपको पता करनी है, एंड स्पीड टाइम डिस्टेंस रिलेशन ही पता करना है। और हमेशा यहां पर टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो वो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों आ चुकी है, और दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, बहुत सिंपल है। देखिए 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहा है, देखिए y से y एलिमिनेट हो गया, तो यहां हमारे पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 24। तो x इज 24 डिवाइड बाय 4 दैट इज 6। तो x जो आया है वो हमारे पास 6 आया, और x हमने क्या लैट किया था, स्पीड ऑफ ऋतु इन रोइंग वाटर दैट इज x इज 6 किलोमीटर पर आवर। तो x हमारे पास आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। तो इसी को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो दैट इज हमारे पास आएगा 2 इंटू 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 20। 2y इज इक्वल टू 20 और 6 टू 12, टर्म ट्रांसफर की तो नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर। तो 2y इज इक्वल टू 8 and this is y is equal to 8 divided by 2 that is 4। तो y जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यहां पर
ध्यान से समझिएगा। x जो आया है वो किसकी स्पीड आई है, रीतु की। y जो आई है वो किसकी स्पीड आई है, करण की। तो x जो आई है हमारे पास 6 और y जो है हमारे पास कितनी है 10। तो हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड जो हो जाएगी वो क्या होगी, x प्लस वाई, यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर। एग्जैक्टली, क्योंकि ये 6 है और ये 4 है। और अप स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, ये 6 माइनस 4 दैट इज 2 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि यूनिटरी मेथड पर बेस्ड है। यूनिटरी मेथड में आपको पता होता है कि जब हमें दिया जाता है कि बहुत सारे पर्सन मिलकर किसी काम को इतने दिनों में कर सकते हैं, तो हाउ मेनी डे इन डेज ए मैन कैन डू दिस वर्क। तो सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने आपको एक होमवर्क दिया और मैंने कहा कि आपको उसे 2 दिन में कंप्लीट करना है, आपको उसे 2 दिन में कंप्लीट करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक दिन में उस वर्क का कितना पोर्शन कंप्लीट करेंगे, ध्यान से सुनिए। मैंने आपको यहाँ पे डेज दिए हैं कि आप एक वर्क को 2 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने पूछा कि हाउ मेनी वर्क कंप्लीटेड इन 1 डे, तो आप क्या कहेंगे सर, हाफ वर्क, यानी कि दिस इज द पोर्शन ऑफ वर्क। अरे ये बात समझ में, दिस इज द पोर्शन ऑफ वर्क, कि अगर आपको जितने दिन मिलते हैं उसी दिन के रेस्पेक्ट में हम हमारे वर्क का क्या निकाल सकते हैं, पोर्शन निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूँ एक वर्क आप 4 डेज में करते हैं तो 1 डेज में आप कितना वर्क करेंगे, तो आप कहेंगे सर 1/4। अगर मैं कहता हूँ आप एक वर्क को 10 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं तो 1 डेज में कितना वर्क करेंगे, तो आप कहेंगे 1/10 पोर्शन ऑफ दिस वर्क। तो सेम यहाँ पर भी क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसा ही दिया हुआ है कि ध्यान से सुनिएगा, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 4 डेज। तो यहाँ पर देखिए डेज जो है वो हमें पहले केस में कितने दे रखे हैं, 4 डेज दे रखे हैं। और यहां पर 2 तरह की सोर्सिंग है हमारे पास, वुमेन एंड मैन। तो कितनी वुमेन, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन डू द वर्क इन 4 डेज। वाइल सेकंड केस में हमारे पास डेज जो दे रखे हैं वो डेज कितने दे रखे हैं, 3 डेज दे रखे हैं। और उसमें भी हमारे पास जो सोर्सिंग है वो वुमेन की एंड मैन की है। तो देखिए वुमेन्स जो है सेकंड केस में कितनी है, 3 वुमेन्स है एंड 6 मैन है। ओके, और दे कैन फिनिश द वर्क इन 3 डेज। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन। तो अब यहां पर देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पर यूनिटरी मेथड हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कि हमें क्वेश्चन ने जो आस्क किया है, क्या पूछा है हमसे, टाइम टेकन बाय 1 वुमेन एंड टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट ऑफ 1 मैन अलोन। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन में जो हमसे क्वेश्चन पूछता है वही हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लैट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लैट करेंगे कि लैट टाइम टेकन बाय a woman to finish the work that is equal to x days। x days में वुमेन क्या कर सकती है, उस वर्क को कंप्लीट कर सकती है। सिमिलरली लेट द टाइम टेकन बाय 1 man to finish the work that is equal to y days। तो एक अकेली वुमन उस वर्क को x डेज में कंप्लीट करती है और एक अकेला मैन उस वर्क को y डेज में कंप्लीट करता है। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या कह रहा है कि 4 डेज में 2 वुमेन और 5 मैन उस वर्क को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो अगर मैं कहता हूं दैट the work done by woman in 1 day। अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आप एक वर्क को 2 दिन में कंप्लीट करते हैं तो 1 डे में आप उस वर्क का कितना करेंगे, 1/2 पोर्शन। तो यहां पर भी मैं ये कह रहा हूं द वर्क डन बाय वुमन इन 1 डे। अगर वुमन x डेज में पूरा वर्क कंप्लीट करती है तो 1 डेज में वुमन जो वर्क करेगी वो कितना वर्क करेगी, 1/x पोर्शन। कितना करेगी यहाँ पर, 1/x पोर्शन ऑफ द वर्क क्या करेगी, कंप्लीट कर लेगी। सिमिलरली द वर्क डन बाय
man in 1 day, that is 1/y, क्योंकि अगर y डेज में अगर पूरा वर्क फिनिश करता है तो एक दिन में उस वर्क का कितना करेगा 1/y पोर्शन ऑफ द वर्क। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर वन वुमेन क्या करती है 1/x पोर्शन एक दिन में कंप्लीट करती है, तो 2 वुमेन अगर किसी वर्क को करेगी तो 2 वुमेन उस वर्क का कितना पोर्शन कंप्लीट करेगी 2/x पोर्शन। अगर 1 मैन एक वर्क का 1/y पोर्शन वर्क कंप्लीट करता है तो 5 मैन उस वर्क का कितना पोर्शन वर्क कंप्लीट करेंगे 5/y, और दोनों ही जने मिलके इस वर्क का कितना पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, दैट इज 4 डेज में अगर पूरा वर्क कंप्लीट हो रहा है तो 1/4 वर्क एक दिन में कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है और ध्यान से सुनिएगा कि हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायरेक्ट हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, क्या कह रहा है 2 वुमेन, तो 1 वुमेन का वर्क होता है 1/x, तो 2 वुमेन का वर्क होगा 2/x प्लस 5 मैन का 1 डे का वर्क, एक मैन का वर्क जो 1/y है तो 5 मैन का वर्क होगा 5/y, और पूरा वर्क अगर 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं तो 1 डेज में वो 1/4 वर्क कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है। सिमिलरली अगर हमारी सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं तो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, 3 वुमेन है तो 3 वुमेन 3/x पोर्शन ऑफ द वर्क इन 1 डे कंप्लीट करेगी। सिमिलरली 6 मैन है तो 6/y पोर्शन ऑफ द वर्क कंप्लीट होगा, और वर्क का जो पोर्शन है 3 डेज में पूरा कंप्लीट हो रहा है तो 1 डे में उसका 1/3 वर्क कंप्लीट होगा। तो ये 2 इक्वेशन हमारे पास बन गई है, और ये 2 इक्वेशन इस तरह से बनी है कि देखिए जो हमने इक्वेशन में स्टार्ट किया था 1/x एंड 1/y, 1/x एंड 1/y दोनों में ही क्या है कॉमन है। तो ये इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट से ये सॉल्व होगी। तो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहता है कि यहां पर 1/x को हमें क्या करना है, लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। जैसे ही हम इसे 1/x को a लेट करेंगे 1/y को हम b लेट करेंगे, हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4, एंड सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। अब हमें क्या करना है, हमारी इक्वेशन को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए देखिए आप क्या करेंगे, यही हमारी इक्वेशन नंबर 3 इसे दे दीजिए, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 हो गई। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एलिमिनेशन के लिए हमने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया और इस इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो 3 और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए हमारे पास क्या फॉर्मेशन आ जाएगा कि अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा देखिए 6a प्लस 15b, और ये आ जाएगा हमारा 1/4, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/4। सिमिलरली हम अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6a प्लस 12b इज इक्वल टू 2/3। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों कोफिशिएंट्स हमारे सेम हो चुके हैं, तो हम इसे एलिमिनेट कर देंगे, और यहाँ पर हमारा 15b माइनस 12b होगा तो ये 3b आ जाएगा, एंड 3b इज इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। तो ये 3b इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 12 आएगा, एंड दिस 12 को 3 टाइम्स डिवाइड करेगा, एंड 3 into 3 that is 9, and 3 4s are 12, and 4 2s are 8, तो that is 1/12। तो 3b is equal to 1/12 आएगा। तो b जो आएगा वो आएगा हमारे पास, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 12 ऑलरेडी डिवाइड में और 3 भी डिवाइड में आ जाएगा, तो 12/3 that is, तो 1 into 12 into 3 that is 36, तो 1/36। तो b की जो वैल्यू है वो हमारे पास 36 आ जाएगी, और इस b की वैल्यू को हम आइदर इक्वेशन नंबर 4 और 5 किसी में भी रख दे, तो हमने यहाँ पर 4th में रखा है, तो हमारे पास 2a प्लस 5 into 1/36, दिस इज योर द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 1/4 इधर ही है हमारा, और ये 5 into 1/36 होगा, तो ये 5/36 पॉजिटिव है, टर्म ट्रांसफर होगी तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर 2a इज इक्वल टू एलसीएम इसका 36 आएगा, एंड 4 9s
36, तो यहाँ 9 आ जाएगा हमारा, और 36 को 1 टाइम डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई विद 5, दैट इज 5, तो 9 - 5 दैट इज इक्वल टू 4, तो 2a इज इक्वल टू 4/36 आ जाएगा। एंड a की जो वैल्यू है यहाँ पर ये 2 भी हमारा डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल आउट, एंड 2 से 36 18 टाइम, तो 1/18, तो a की वैल्यू अगर हमारी आ जाएगी 1/18। तो ये हमारे इंटरमीडिएट वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब इंटरमीडिएट वेरिएबल की वैल्यू मिल चुकी है, हमारे ओरिजिनल वेरिएबल कौन थे, x और y, तो हमने यहाँ पे लेट किया था उन्हें, 1/x को हमने a लेट किया था एंड 1/y को हमने b लेट किया था। तो अगेन वी विल put the values, 1/x is equal to a and 1/y is equal to b, तो a की वैल्यू 1/18 है, तो यहाँ a की वैल्यू 1/x के अगेंस्ट रख दी हमने, एंड b की वैल्यू 1/36 है, तो 1/36 हमने y के अगेंस्ट रख दी हमने। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x into 1 and 18 into 1 that is x equal to 18 and y into 1 that is y and 1 into 36 that is 36, तो y हमारा 36 आ जाएगा। तो x हमारे पास यहाँ 18 आ जाएगा और y हमारे यहाँ पे 36 आ जाएगा। तो x हमने किसको लैट किया था, टाइम टेकन बाय वन वुमन टू फिनिश द वर्क एंड टाइम टेकन बाय वन मैन टू फिनिश द वर्क दैट इज इन y डेज। तो एक अकेली वुमन जो है इस वर्क को 18 डेज में कंप्लीट करेगी एंड जो मैन है वो 36 डेज में इस वर्क को कंप्लीट करेगा। तो दिस मेथड इज यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड में आपको इक्वेशन बनाते के टाइम ध्यान में रखना है कि आपका पूरा जो वर्क है वो कितने डेज में कंप्लीट हो रहा था, 4 डेज में, तो 1 डेज में उसका 1/4 पोर्शन कंप्लीट होगा। पूरा वर्क कितने डेज में कंप्लीट हो रहा था, 3 डेज में, तो पूरा वर्क का जो 1 डेज में पोर्शन कंप्लीट होगा वो कितना होगा, 1/3। तो देखिए यहाँ पर ये 1/4 और 1/3 हमने इसीलिए लिया है, और यहाँ पर इक्वेशन को हमने 1/x की फॉर्म में क्यों लिया है, क्योंकि वन मैन और वुमेन का जो वर्क का पोर्शन हमें पता है कि वुमेन 1/x और मैन 1/y पोर्शन इन 1 डे कर सकता है। तो वुमेन 2 थी तो यहाँ पे 2/x हो जाएगा, मैन यहाँ पर 5 थे, तो 1 मैन का वर्क 1/y है, तो 5 का हो जाएगा 5/y। तो 2 वुमेन प्लस 5 मैन इज इक्वल टू 1/4 पोर्शन ऑफ द वर्क कंप्लीट करते हैं। 3 वुमेन प्लस 6 मैन कैन डू द फिनिश ऑफ द वर्क 1/3 इन ए डे। तो इस तरह से हमने इक्वेशन को रिड्यूसिबल फॉर्म में बनाया और यूनिटरी मेथड से हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया है। क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज दैट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस, यानी कि रूही जो है वो टोटल 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, कुछ पोर्शन ट्रेन से कर रही है और कुछ पोर्शन बस से कर रही है। वो कितना कर रही है, ध्यान से देखिए। सी टेक्स 4 आवर्स, कितना टाइम लगता है उसे, 4 आवर्स लगते हैं। इफ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो यहाँ पे देखिए सैग्रीगेट कर लीजिए, 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, तो टोटल हमारे पास 300 किलोमीटर है, उसमें से 60 किलोमीटर अगर ट्रेन से जाती है तो रिमेनिंग 240 किलोमीटर कहां से जाएगी, बस से। तो ये हमारा एक रफ स्केच है हमारे पास, उस रफ स्केच को हम देख लेते हैं कि डिस्टेंस हमारे पास 300 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर वो ट्रेन से जाती है, बाकी का रिमेनिंग पोर्शन 240 किलोमीटर वो बस से जाती है, और टाइम कितना लग रहा है उसे, 4 आवर्स लग रहा है। ओके, सेकंड पोर्शन में क्या कह रहा है, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, अगर वो 100 किलोमीटर किससे जाती है, ट्रेन से जाती है, और तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 200 किलोमीटर। तो 100 सेकंड केस में हमारे पास डिस्टेंस होगा वही 300 किलोमीटर ही है, ट्रेन से अगर वो 100 किलोमीटर जाती है तो बस से वो कितना जाएगी, 200 किलोमीटर जाएगी। अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, कि पहले उसे 4 आवर्स लग रहे हैं तो अब उसे कितने लगेंगे, 4 आवर्स 10 मिनट लगेंगे। तो अब हमें यहाँ पर 4 आवर्स 10 मिनट्स, तो मिनट्स को हमें क्या करना है, यहाँ पे आवर्स में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 10 मिनट को हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/6 एंड 4 मिक्स फ्रैक्शन विद 1/6 दैट इज 25/6 आवर्स, तो ये हो जाएगा आपका 25/6 आवर्स। तो 4 आवर्स और 10 मिनट को हम लिखेंगे 25/6 आवर्स। तो अब हमारे पास दोनों ही क्वेश्चन को हमने रफ स्केच बना लिया है। अब हमें क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो जो हमें फाइंड करना है वो हमें लेट करना है। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन हमने यहाँ पर x किलोमीटर पर आवर मान लिए, लेट द स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर मान लिए। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दैट कि अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का रिलेशन आता है तो वो डिस्टेंस, टाइम, स्पीड रिलेशन से ही वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी उसी रिलेशन से सॉल्व होना चाहता है। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम की जो रिलेशन है, टाइम की रिलेशन क्या है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन
स्पीड। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का हमने रफ स्केच बना लिया, बस मैं यही इक्वेशन बना दे रहा हूँ और यहाँ इक्वेशन बनाने के बाद फर्दर आपको इसे सॉल्व करना है। तो देखिए डिस्टेंस हमारे पास 300 किलोमीटर है, ट्रेन से कितना है वो 60 किलोमीटर, और स्पीड हमने ट्रेन की क्या लेट की है x किलोमीटर, यानी कि ये 60 जो है वो x किलोमीटर की स्पीड से होता है। तो डिस्टेंस 60 है, स्पीड हमारी x है, तो टाइम कितना हो जाएगा 60/x। तो हम यहाँ पर केस फर्स्ट जो हम कह रहे हैं कि ट्रेन से हमारे पास 60 डिस्टेंस है और ट्रेन की स्पीड कितनी है x। डिस्टेंस कितनी है 60 किलोमीटर कवर की है, किस स्पीड से की है x से। तो जो टाइम लगेगा यहाँ पर इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो होगा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो दैट इज 60/x। अब बस से किया है तो बस से कितना किया है 240 किलोमीटर किस स्पीड से किया है y की स्पीड से किया है, तो 240 डिवाइड बाय y की स्पीड से किया है। और दोनों में लगने वाला जो टाइम है, तो दोनों यहाँ ये हमारा टाइम t1 हो गया और ये हमारा टाइम t2 हो गया, और जो टोटल टाइम जो है वो हमारा t दैट इज 4 आवर्स। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई 60/x प्लस 240 डिवाइड बाय y इज इक्वल टू 4। सेकंड केस में हमारे पास डिस्टेंस कितना था 300 था, उसमें से 100 किलोमीटर ट्रेन से कवर किया है, 200 किलोमीटर बस से कवर किया है। तो ट्रेन से किया है वो हमने x की स्पीड से किया है और बस से जो किया हमने वो y की स्पीड से किया है। तो अब यहाँ पर 100 किलोमीटर को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, केस सेकंड जो हमारा है, केस सेकंड हमारा क्या कह रहा है कि आपका जो टाइम t1 प्लस टाइम t2 दैट इज इक्वल टू t। तो t कितना था आपका, डिस्टेंस आपकी फर्स्ट ट्रेन से आपने 100 की है और x की स्पीड से की है, और रिमेनिंग डिस्टेंस 200 है वो आपने बस से की है, वो y की स्पीड से की है, और जो टाइम लगा है आपको वो टाइम कितना लगा है 25/6 आवर्स। तो यहाँ में 4 आवर्स 10 मिनट को हमने यहाँ पे आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज 25/6। तो दैट इज 25/6 आवर्स। तो ये देखिए इस तरह से हमारा टाइम का जो रिलेशन है वो टाइम का रिलेशन हमने बाय पार्ट्स में जो हमें टाइम लगा उस टाइम का हमने टोटल टाइम निकाल के हमने ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन बना ली है। तो यहाँ पर अगेन ये चीज देखने वाली है कि यहाँ पर इक्वेशन का जो फॉर्मेशन है वो 60/x प्लस 240/y 100/x प्लस 200/y। तो अगेन आपको यहाँ पर लेट क्या करना है, लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। तो अगेन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4, एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी हो जाएगी 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25/6। तो आपको इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेना है, एलिमिनेट करके आपको a और b की वैल्यू गेट करनी है, और a और b की वैल्यू गेट करने के बाद आपको फाइनली x और y की वैल्यू गेट करनी है। तो दिस पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन इज योर होमवर्क एंड डू एट योर होम। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू, एंड दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर चैप्टर। थैंक यू सो मच।